हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन लोगों को जिन बच्चों का इस साल मेंस क्रैक हुआ है और इतने सारे डैफ हमारे पास आए हैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, और हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉक इंटरव्यूज पैनल बने हैं। और इस बार पहली बार बहुत सारे बच्चों की डिमांड के ऊपर, एक्सपीरियंस की डिमांड के ऊपर राज मल्होत्रा आईएएस ऑफलाइन पैनल लेके आ रहे हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी। और वहीं पे हम रिटायर्ड आईएफएस, रिटायर्ड आईएएस और प्रोफेसर्स के साथ बैठ के एक प्रॉपर मॉक पैनल बनाया है जिसमें राज सर खुद भी होंगे। तो सर पहले दो बातें इसी के ऊपर और फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। ऑलराइट जी, सबसे पहले तो यार उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक जिनका इस बार मेंस क्लियर हो गया एंड दे आर सिटिंग फॉर देयर पर्सनैलिटी टेस्ट। बट आई वुड लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स हु कुडंट गेट द कॉल दिस ईयर, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. I can understand the pain after clearing your pre and not being able to clear the mains, how painful it can be. But trust me, we are very blessed that we reached at least up to the mains, and this is just one more step. So don't give up, don't lose hope, and in case you need any help, Team Raj IAS is always at your beck and call. So Delhi में Old Jinder Nagar में we are setting up our mock panel, and we have one of the best panel this time. And very soon you will get a call because we have already got so many DAFs. So in case you also want to get enrolled for one of the mock interviews with my panel, you have to just click on the link given below and you will get the registration there, and my team will call you and give you the date and time as per your interview scheduled by the UPSC. So sir, what are the questions that have been coming forward? ग्रेट सर। तो सर हमने, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस यूट्यूब एक्सपीरियंस को बता दूं, तो हमने बहुत सारे लोगों से, बच्चों से बात की थी जो इतने सारे हमारे पास डैफ्स आए हैं कि क्या मेजर क्वेश्चंस जो हैं जो बच्चों के दिमाग में फंसते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली हम सारे तो नहीं ले पाएंगे, तो हमने मेजर क्वेश्चंस को उठाया है और उसके हम आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि जो बच्चे नहीं भी मॉक देने आ पा रहे हैं उनका भी पूरा बेनिफिट हो इसे। तो सबसे पहले तो सर बच्चों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर अब क्या करें। सो व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट? As the name itself tells it, it is your personality test. So the more composed, more calm and more relaxed you are, the better it will be. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट गेट डॉक्टर मेड और टेलर मेड. अपने आप को ना ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश मत करना. जो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है उसी के साथ जाना है. ऐसा ना हो कि साफ दिख रहा हो कि तुम ब्लफ करने के लिए आज बड़े ही हम्बल हो गए हो, बड़े ही पोलाइट हो गए हो. ऐसा नहीं दिखना चाहिए. जैसे तुम नेचुरल हो वैसे रहो. अगर तुम फास्ट बोलते हो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट अगर तुम बहुत ही स्लो बोलने की कोशिश करोगे तो वो दिखेगा कि यू आर ट्राइंग टू डू इट, एंड व्हेन यू try to do something, it is not natural. When it is not natural, how can you be at your best? बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज पैनल्स तुम्हें ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर मेड कर देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. नेचुरल पर्सनालिटी जो है तुम्हारी, जिसके साथ तुम इवॉल्व हुए हो, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है. बिल्कुल अपसाइड डाउन नहीं करना. राइट? कॉन्फिडेंस के साथ जाना है. तुम्हारी जो नॉलेज थी, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वो उन्होंने प्री में चेक कर दी. जो तुम्हारी सब्जेक्टिव नॉलेज थी वो मेंस में चेक हो गई. आज तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट ही नहीं है, इसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट. अपने पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना है. हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर, एंड हाउ ट्रूथफुल यू आर टू कन्फेस दैट आई डू नॉट नो द आंसर, एंड हाउ composed and calm you are when you know that you do not know the answer and you express it with a lot of confidence, but at the same time you add a thing to it. See, even if you are selected, आज अगर तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर भी हो जाता है तो ये थोड़ा तुम्हें आज ही आईएएस बना देंगे. अब तुम लबासना जाओगे, फाउंडेशन कोर्स होगा, उसके बाद तुम्हारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होंगी. दैट मीन्स यू स्टिल रिमेन अ स्टूडेंट. So one attribute that they would like to see in your personality is the attribute to learn new things. And if you tell them, I'm sorry sir, I don't know this, but I will go back and read more about it, that will prove a point that yes, you are the one who is ready to learn. And you are not on the seventh sky, or you are not on the cloud nine that yes, I have cleared the pre, I have cleared the mains, and now see the attitude, I can do anything and I know everything. Even if I do not know it, I will show off. No, that's not the way. Be polite, be humble, be ethically upright, and then go for your personality test. बहुत सर आपने पूरी डिटेल में बता दिया. तो सर दूसरा सवाल जो बच्चों ने पूछा था कि सर कि पर्सनैलिटी टेस्ट में कई बार जैसे ना यूट्यूब वीडियोस बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, और होता भी है कि जो बच्चे मॉक या फिर इंटरव्यूज दे के आते हैं तो उनका भी जो शीट्स बाहर आती हैं, बच्चे बताते हैं कि हमारे ये क्वेश्चन पूछे, तो उसमें बहुत बाहर ना डिप्लोमेटिकली क्वेश्चन को हैंडल करना बच्चों को नहीं आता. कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि बैलेंस पर्सपेक्टिव कैसे देना, जैसे भी पूरी दुनिया को पता है इसराइल गाजा इशू हुआ, उस तरफ इंडिया यूएस फ्रेंडशिप है और हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रशिया भी जाते हैं. तो अगर यूपीएससी ऐसा सवाल पूछती है कि इजराइल गाजा के ऊपर या फिर रशिया यूएस इंडिया रिलेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर एक डिप्लोमेटिक बैलेंस पर्सपेक्टिव कैसे दिया जाए? बड़ा सिंपल है यार. देखो, सबसे पहले ना याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है जो हमें एक बहुत सिंपल मैसेज देता है. वो मैसेज क्या है कि जब हम
अदर नेशंस के साथ डील करेंगे, हमारा एम्फसिस होगा पीस के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के ऊपर. वी आर अ सिविलाइज्ड नेशन, राइट, एंड वी नो हाउ टू डील विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड. Now, having said this, what you need to understand, non-alignment had been the very basic of India's foreign policy, and it still is the basis of India's foreign policy. We are not aligned with anyone, and rightfully so, because we are a great power. We have a very strategic, placement in the world, and we have a strong, we are a strong power. We have to acknowledge this fact first of all. When anybody laughs at this fact that we are a strong power, they do not exactly know that what India is and what rightful claims we shall have over this civilization, over this world. Right now, understanding you being a responsible, powerful player, you need to know that a right is right and a wrong is wrong. We are also affected by terrorism, and we are one of the biggest victims of terrorism. But at the same time, we respect the ideas of human rights, we respect the ideas of democracy, we respect the idea of peaceful coexistence. Now, if it was attack on Israel, we were the first to condemn it. We understand that what terrorism means and how badly it hurts. But at the same time, we understand that it cannot be indiscriminate bombardment of the civilian locations. We were the first to send the aid to the people in Gaza. We stand with that idea of two nation or that two state idea. Right? We stand with it, but we do not compromise with the internal security or the rights of the people of Israel as well. Similarly, if I talk about Russia, Ukraine, we understand that yes, Russia is our time-tested friend, but it is not just today. It was in the past as well, during the era of Cold War. If Russia at the erstwhile USSR invaded Afghanistan, India was among the first to condemn it. So we are not supporting war at any cost. We will always be a votary of peaceful coexistence, but we understand the internal security concerns of every nation, the concerns for their sovereignty, the concerns for their integrity. And with all these ideas in mind, India has always been standing at that point where we respect the civilizational values of peace, democracy, human rights, and peaceful coexistence. बड़े से जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमारे को कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए. तो आप ये भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं. तो सर एक अगला सवाल जैसे आता है, जैसे ये थोड़ा सा ऑप्शनल का भी सवाल लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन को लेके. तो बच्चों ने ये सवाल किया कि सर हाउ टू टैकल कोर ऑप्शन क्वेश्चंस विदाउट गोइंग इनटू ग्रेट थ्योरेटिकल डिटेल्स, कि हमें थ्योरी नहीं बतानी है पर फिर भी अगर हमसे ऑप्शन का कोई सवाल पूछ लेते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जा सके. अगर सर आपको एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. देखो यार, अगर ना मैं दो ऑप्शन के एग्जाम्पल के साथ समझा सकता हूँ, जो दो ऑप्शन मेरे खुद के एज अ स्टूडेंट रहे थे या जिनको मैंने पढ़ाया भी है. अब मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेता हूँ. उसमें वो आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लेट्स से यही पूछ लिया कि व्हाट इज़ इंडिया स्टैंड ऑन अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और पैलेस्टीन इशू. तो भाई यहाँ पर आपको अब कौन सी थ्योरी में जाना है. आपने उनको ये थोड़ा बताना है कि सर प्रेगमेटिक अप्रोच ये है, स्ट्रक्चरल अप्रोच ये है. आपको उनको इंडिया का स्टैंड बताना है. तो ये वर्ड्स लेके ही क्यों आने हैं. एक चीज़ याद रखना, व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, यू आर पुटिंग द वर्ड्स इन द माउथ ऑफ द इंटरव्यूअर. अगर आपने वो वर्ड यूज़ कर दिया तो वो, अगर आपने पूछा स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरल आइडिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और फिलॉसफी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो आपसे पूछा ना यार स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है. आपने बोलना ही क्यों है जब उसने पूछा ही नहीं है. Unless the interviewer himself is asking you any particular ideology, where is the need? Similarly, अब हिस्ट्री में वो आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि विमेन के बारे में बताओ, आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ है, तो उसने विमेन की पार्टिसिपेशन पूछी है, उसने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव थोड़ा पूछ लिया. तो आप शुरू हो जाओ, ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये बोलता है, तो उसने तो पूछा नहीं था. फिर आपने बोला फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो वो बोलेगा अच्छा ये बताओ हु हैज़ बीन द बेस्ट पर्सन फॉर प्रेजेंटिंग द फेमिनिस्ट व्यू. फिर उसकी बुक का नाम भी पूछ लेंगे. तो क्यों अपने आप के लिए खुद ही एक ट्रैप बना रहे हो. जितना पूछा जाए उतना आंसर दो. अपनी स्मार्टनेस को अपनी वीकनेस समझना उस दिन कि मैं ज़्यादा स्मार्ट बनूंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मुझे हर क्वेश्चन का आंसर आता हो. तो 90 तुले वर्डों में अपना आंसर दो. इतने वर्ड्स यूज़ करो बस जितने की रिक्वायरमेंट है. डोंट शो ऑफ दैट आई नो मच मोर देन वट यू हैव आस्क्ड. दे आर मच मोर लर्न देन यू. दे कैन आस्क यू एनीथिंग देन. डोंट गिव देम दैट स्पेस और स्कोप. सर एक और क्वेश्चन जो आया था, बच्चों ने पूछा था कि सर जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी चीफ इलेक्शन कमीशन को लेके, फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट ने उसको लेजिस्लेशन बना के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल कर दिया. वैसे भी कश्मीर के ऊपर जजमेंट आई, तो अगर
डिबेट्स उठती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिबेट उठती है, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर डिबेट उठती है। तो हमारे पार्लियामेंट में डिबेट हुई तो वहाँ पे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जो पार्लियामेंट है वो एक सुप्रीम हाउस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है सर लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में, जो आजकल भी देख रहे हैं, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कैसे हैंडल करना है, सेपरेशन ऑफ पावर, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी लेजिस्लेचर का। देखो सर, ऐसा है, ये जितने ये टर्म्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गया, इन वर्ड्स को ना आपको इंटरट्वीन करना पड़ेगा अपने आंसर के लिए। यू कैनॉट टेक साइड्स हियर, यू कैनॉट टेक साइड्स की नहीं जुडिशरी ही ठीक है, राइट, यू कैनॉट टेक साइड्स की लेजिस्लेचर ही ठीक है। आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ आंसर देना है। ये आंसर देते हुए आपको एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद अ वेरी फ्री, फेयर एंड रैशनल जुडिशरी एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। नाउ इफ जुडिशरी is not condemning any decision of legislature, or rather it is affirmating that decision, for example 370, then where is the question that you have to ask it, that is there a separation of power or not? It is a balance of power as well as it is a synergy of powers, and when there is synergy, a system performs much better than when it performs under a status of conflict in the integral parts of the governance. Now, when coming to that election commission judgment or election commission legislation, now what we have to understand, see, if parliament has passed a legislation and if judiciary now has any reservation, they will obviously challenge it. But as a student, as a candidate appearing for the interview, I must not take any sides. If I have to take a side, the side has to be with the parliament, because it is the representation of the popular sovereignty with the people of India. That is the stand that you should have. और इसी में एक छोटी सी बात अगर मैं ऐड करूं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ड्राफ्टेड था, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्राफ्टेड था हम उसी की साइड लेंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि आपको एज ए एस्पिरेंट संविधान की साइड लेनी है, पार्लियामेंट की साइड नहीं, तो आप संविधान में देखिए क्या लिखा है, उसको समझिए और उसी के साइड में आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की साइड लेते हैं। अगला सवाल सर आपने पिछले जवाब में ही दे दिया, आर्टिकल 370 पर अगला सवाल था, वो आपने पिछले में ही बता दिया। अब सर अगले अगर सवाल की बात करें तो स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि सर जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़ होते हैं, जैसे हमने हमारे देश में भी देखा कि अनफॉर्चुनेट मणिपुर इंसिडेंट हुआ, कुकी मेतई वाला हो गया, या फिर हमारे देश में और भी थोड़े बहुत छोटे छोटे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज होते रहते हैं। कहीं पे कम्युनल राइट की बात आती है, कहीं पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की आती है, आजकल मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा चलता है, या साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा चलता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एज ए एस्पिरेंट देखें तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, रेडिकल ओपिनियन। जैसे अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे तो एक बच्चा मणिपुर इशू के ऊपर उसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर। ऐसी चीज़ों से एस्पिरेंट्स को कैसे बचना है जो थोड़े ओवर इमोशनल हो जाते हैं? देखो यार, बड़ा सिंपल है इसमें। आप ना जिस टाइम पे भी इंटरव्यू देने गए हो, आपने 3 बातें अपने दिमाग में रख लेनी है। नंबर 1, it is not a classroom discussion between a teacher and a student. Number 2, it is not a discussion between 2 friends. It is a discussion between 2 intellectuals. And intellectuals do not take sides on the basis of EQ. They talk about IQ. Right? EQ is always there, but IQ has to take the front seat. Having said this, now imagine a situation. As a layman, you can express your anguish. As a layman, you can express your fear. As a layman, you can express any of your emotions. But as an officer, you have to keep your compose. Right? You have to compose जो है ना, तुम्हारा वो जो एक पर्सनालिटी में कंपोजर का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ टू शो दैट कंपोजर इन योर पर्सनालिटी? you will say that, sir, there are many threats to India's security. If we talk about left-wing extremism, if we talk about that ethnic violence, if we talk about money laundering, hawala, or whatever, these are the challenges that have to be taken care of in multiple stages. Politically, there is a need of a stronger legislation, right? Then जुडिशरी का इंटरवेंशन लेके आओ, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल लेके आओ, इसमें सिविल सोसाइटी का एंगल लेके आओ, इसको स्टेजेस में डिवाइड कर दो और हर स्टेज में एक स्ट्रेंथ एक वीकनेस ऐड कर दो। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस मत दो, राइट? never give your interview, never talk to the interviewer in the first person. I think we should do this. Instead of say, as one says, or as we read in the newspaper, as said by the Honorable Prime Minister or the Honorable Home Minister or the Defense Minister. So use the third person. अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, थर्ड पर्सन की बात बोल के अपने आप को वहाँ पे न्यूट्रल दिखा दो. दैट्स द इजीएस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन. सर एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने
कि जैसे हमने बहुत सारे कंट्रीज में आजकल देखा है कि एंटी इंडिया कैंपेन चलती है कि इंडिया का मेटोरिक राइज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हुई है इंडिया की, हमने जैसे G20 होस्ट किया, इन सारी चीज़ों में हमने एक्सपोनेंशियल राइज भी किया। पर जैसे अभी हमने मालदीव्स में देखा, इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में देखा, यूएसए ने भी खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं या खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं उनके ऊपर बात करके इंडिया के ऊपर एक्विजिशंस कुछ लगाए हैं। तो ये जो एंटी इंडिया कैंपेन्स होते हैं, अगर इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि क्या इंडिया को कनाडा के साथ क्या करना चाहिए या यूएसए के एक्विजिशंस को हमें मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इनको कैसे हैंडल करें? सर इसमें ना एक मेटाफोरिक वे में आप आंसर दे सकते हो दैट सर व्हेन द एलिफेंट मार्चेस देयर आर मैनी साउंड्स, don't use that metaphor completely, there are many sounds but the elephant will continue to march ahead. That's the easiest way. सर ने सब कुछ समझा ही दिया, समझने वाले को इशारा ही बहुत है। तो सर अब ये तो थोड़े आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब अगर हम जनरल क्वेश्चंस की बात करें जो बहुत ज़्यादा ही तादाद में हमारे पास आए, तो सबसे पहले सर एक क्वेश्चन आया बच्चों के कि सर कि जैसे बच्चा कहता है कि मैंने आईएएस भरा, कोई कहता है मैंने आईएफएस की प्रेफरेंस दी, कोई कहता है मैंने आईपीएस की प्रेफरेंस दी। अब कई लोगों ने सर बड़ी अजीब जी प्रेफरेंस दे रखी है, जैसे हम डैफ देख रहे थे, किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस दे रखी है, सेकंड दे रखी है आईआरएस आईटी, और उसके बाद सीधा वो रेलवे सर्विस चला जाए, फिर आईएफएस आईपीएस उसके पीछे आ रहे हैं। तो ऐसे भी हम देखते हैं। तो एस्पिरेंट्स का ये सवाल था कि सर ऐसे कोई स्पेसिफिक सोर्सेज होते हैं कि अगर मेरी प्रेफरेंस आईएएस है या आईएफएस है या आईपीएस है, कि मेरे कोई स्पेसिफिक सोर्सेज हैं कि मेरे को प्रिपेयर करने के लिए उन अपने ऑप्शंस के अनुसार होने चाहिए? देखो यार, एक तो ना लेट मी टेल यू, आप अगर अपना डैफ आप हमारे साथ शेयर करोगे तो हम आपको ना एक 1500 क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 1000 जर्नलाइज और 500 स्पेसिफिक टू द डैफ क्वेश्चंस है, एंड वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट विद मोर देन 500 स्टूडेंट्स, राइट? नाउ इफ यू वांट दैट डैफ तो यू कैन शेयर इट दैट पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक, यू कैन शेयर योर डैफ विद अस। बट एट द सेम टाइम नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, मैं एक कैंडिडेट हूँ और तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, है ना? इसको रिवर्स कर लेते हैं, और मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस भरी हुई है, तो एटलीस्ट मुझे पुलिस रिलेटेड रिफॉर्म्स, जेल रिफॉर्म्स, इनके ऊपर जितनी आज तक रिपोर्ट्स आई हैं उनके बारे में तो नॉलेज हो यार। अगर वो मेरे से पूछने कि तुम्हारा इतना कीन इंटरेस्ट है कि तुमने आईपीएस टॉप पे रखा हुआ है, तो ये बताओ कि पुलिस रिफॉर्म्स में सोली सराबजी कमीशन की रिपोर्ट ही कुछ रिकमेंडेशंस ही बता दो, तो वही ना मेरी तैयार हो, तो फिर तो क्या ही मेरे को शौक था आईपीएस ऊपर रखने का। ऐसे अगर इंडिया फॉरेन पॉलिसी अगर मैंने भरा हुआ है इंडियन फॉरेन सर्विस, सो इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहे हैं ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, उनके ऊपर मेरी नॉलेज शैलो है, तो फिर मैंने क्यों ही भरा था, राइट? अब तुमने आईआरएस आईटी ऊपर भर दिया है, तो मुझे ये बताओ कि जो नया फॉर्म आया है उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, राइट? जो जिस भी फील्ड को भर रहे हो उसकी रिसेंट जो भी रिपोर्ट्स हैं, कमेटीज़ हैं, कमीशंस हैं, एटलीस्ट वो तो तुम्हारे हाथों में से निकले हो ना एक बार अच्छे से। यू शुड हैव टेकन कंप्लीट कंट्रोल ओवर दोज रिपोर्ट्स सो दैट इफ़ दे आस्क यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन तो तुम उसमें फिर शैलो नॉलेज के साथ प्रेजेंट मत हो जाओ। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है सर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बच्चों ने पूछा है कि सर जैसे कुछ होते हैं जो इंजीनियर एंड डॉक्टर्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने डाटा भी दिया कि मैक्सिमम इंजीनियर्स ही जो है वो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, तो कह रहे कि बच्चों ने बोला कि सर अगर हमसे कोई पूछता है कि मैंने बीटेक करी, उसके बाद मैंने मास्टर्स में फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस कर लिया, तो इतना चेंज इन ट्रांजिशन इन करियर और इतना चेंज इन माई सब्जेक्ट डिसिप्लिन, तो इस ऐसा सवाल पूछते हैं तो इसको कैसे हैंडल करें? सर बड़ा सिंपल है, डॉक्टर और इंजीनियर, दैट वाज अ डिग्री विच आई डिड बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन इट. While undergoing that degree, I found that there are many problems in the society which either a doctor or engineer himself or herself cannot solve. They need some administrative intervention. So I wanted to be on the other side, and that is why I selected UPSC as my final goal or final career option. Now because I have chosen UPSC, so I had to be more familiar with the other disciplines. Engineering to or doctors, medicine I have studied. Now I wanted to study something that will help me in this exam, and if God willing I am selected, I should have some practical knowledge of that subject as well. So that explains the entire domain of your change of subjects. राइट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, बाकी किसी को डाउट होगा पूछते रहना, पर ये लास्ट क्वेश्चन है सर आज के लिए, कि जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आई हैव फिल्ड हॉबीज बट आई डोंट हैव एनी कंक्रीट हॉबी। कि डैफ में हॉबीज़ भरनी होती है तो मैंने हॉबी भर दी, पर मेरी ऐसी कोई कंक्रीट हॉबी नहीं है। तो अगर इस चीज़ के ऊपर सवाल आ जाता है तो इसको कैसे हैंडल करें? देखो यार, सबसे पहले ना हॉबी एट मैक्स 1 या 2 होती हैं। मैं खुद बड़ा परेशान हो जाता हूँ जब किसी बच्चे के पास 5-5, 6-6 हॉबीज़ आ जाती हैं। एक तो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ऊपर से तुम्हारे पास इतनी सारी हॉबीज़ थी, टाइम कैसे निकाल लेते थे, कहाँ से निकाल लेते थे? तो इसके लिए ना वो जो पर्सनलाइज क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, उसी में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर तुम लोग अब तो ऑलरेडी डैफ भर चुके होगे तो मुझे बता तो दो तुमने क्या क्या हॉबीज़ भरी हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं हेल्प कर दूंगा। अब फॉर एग्जांपल कोई बोलता है मैं बुक्स पढ़ता हूँ, अब फिर वो बुक्स के अंदर चले जाएंगे फिक्शन पढ़ते हो कि नॉन फिक्शन पढ़ते हो, राइट? तो अगर इसको ईजी करना है सर,
मेरी हॉबी थी बुक्स पढ़ना, पर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी तो मेरी हॉबी अपने आप ही यूपीएससी के साथ सिंक हो गई। तो फिर मैंने सिर्फ अपने जो एग्ज़ाम का सिलेबस था उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल बुक्स पढ़ ली। फॉर एग्जांपल इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए सर सारे लोगों ने बोला था कि एमई की साइट पे जाके पढ़ना है, लेकिन मैंने साथ में राजीव सिकरी सर की बुक पढ़ ली। या हिस्ट्री के लिए बाकी सारे लोग कह रहे थे कि नितिन सिंघानिया पढ़ दो, लेकिन मैंने कल्चर के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक पढ़ दी। तो मेरी हॉबी भी पूरी होती चली गई और मैं साथ में यूपीएससी की तैयारी के लिए भी डेडिकेटेड रहा। इसी तरह एक्सरसाइज मेरी हॉबी है, तो वो वैसे तो यार वो लाइफस्टाइल होता है, वो हॉबी नहीं होती है। बट चलो तुमने लिख दिया कि मेरा जॉगिंग करना हॉबी है या कुछ जिमिंग है या कुछ भी है, तो बोल देना। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो मैक्सिमम टाइम तो जो था वो एक तरह से सीडेंट्री हो गया था कि एक चेयर पे बैठ के पढ़ते जा रहे हैं। सो एक बॉडी माइंड जो सिंक्रोनाइजेशन होती है उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना, आई मेड इट माई हॉबी बिकॉज इट विल कीप मी फिजिकली फिट फॉर माई एम टू बी अचीव्ड। सो दिस वे यू हैव टू सिंक द थिंग्स। राइट सर, तो बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। और साथ में एक और जो सर ने बोला कि आप हमारे साथ डैफ शेयर कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में जिसको हम पिन कर देंगे उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक छोड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ डैफ के लिए और मेंस के बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसमें मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। वो सब जो है हम आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ के जा रहे हैं। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर एंड सर योर पार्टिंग वर्ड्स। बेस्ट ऑफ लक, you are here to win, that is it, thank you।